नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज है 23 अप्रैल 2026 और हम आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को डिकोड करने वाले हैं, ख़ास तौर पर आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक झलक देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सभी टॉपिक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पूरी डिस्कशन से आपको क्या मिलेगा? देखिए, प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी फैक्ट्स, मीन्स आंसर राइटिंग के लिए सॉलिड पॉइंट्स, और हाँ, सभी कॉन्सेप्ट्स पर हिंदी में एकदम सिंपल क्लैरिटी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फर्टिलाइजर संकट, जो भारत पर मंडरा रहा है। हम इसमें गहराई से समझेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर सीधा सीधा हमारे किसानों की थाली तक और हमारे इकोनॉमी तक कैसे पहुंच रहा है। तो सीन ये है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फर्टिलाइजर की सप्लाई अचानक से रुक सी गई है, और इसका नतीजा दाम आसमान छू रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि आने वाले खरीफ सीजन में इसकी जबरदस्त कमी हो सकती है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, आप खुद देखिए, सिर्फ 2 महीने में फरवरी से अप्रैल तक यूरिया के दाम कहां से कहां पहुंच गए। $350 से सीधे $950 पर टन, मतलब दुगने से भी कहीं ज्यादा। इसका सीधा असर पड़ेगा खेती की लागत पर, जो बढ़ेगी, और किसानों की आमदनी, जो घटेगी। चलिए जल्दी से कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। यूरिया, ये सबसे कॉमन है, इसमें नाइट्रोजन होता है। फिर है डीएपी, जिससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों मिल जाते हैं। एमओपी है पोटेशियम के लिए। और हाँ, ये एक नया टर्म है, बायोस्टिमुलेंट्स। ये बेसिकली छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पौधों को फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सिंपल। तो अब सवाल ये उठता है कि यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, इसका असर सीधा सीधा फूड सिक्योरिटी पर पड़ता है, हमारी और आपकी थाली पर। खेती महंगी मतलब खाना महंगा। फिर सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा, जिससे फिस्कल डेफिसिट पर असर पड़ेगा। किसानों की आमदनी घटेगी और गांव में परेशानी बढ़ेगी। ये एक पूरी चेन है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? देखिए, एक तरफ तो हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट कोटिंग और बायोस्टिमुलेंट्स जैसे बड़े ही स्मार्ट इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि हमारी इंपोर्ट पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी और देश के अंदर एलएनजी की कमी के कारण प्रोडक्शन का कम होना। तो साफ है, आगे का रास्ता आत्मनिर्भरता और इनोवेशन से ही होकर गुजरेगा। ये नंबर, इसको नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। 40%। हम अपने यूरिया इंपोर्ट्स का 40% हिस्सा खादी देशों यानी जीसीसी नेशन से लेते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि अभी सारा कॉन्फ्लिक्ट उसी रीजन में हो रहा है। अच्छा, चलिए एक एमसीक्यू ट्राई करते हैं। सवाल है कि यूरिया पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कोटिंग आखिर की क्यों जाती है? थोड़ा सोचिए। सही जवाब है बी, क्योंकि इससे न सिर्फ प्लांट को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बल्कि उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मतलब कम फर्टिलाइजर में ज़्यादा फायदा। अब देखते हैं मेंस में इस पर कैसा सवाल बन सकता है। देखिए, आपको अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना होगा। पहले ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को इंडिया के संकट से जोड़िए, फिर इंपोर्ट डिपेंडेंसी और सब्सिडी जैसी चुनौतियां डिस्कस कीजिए, और आखिर में कोटिंग और बायोस्टिमुलेंट्स जैसे सॉल्यूशंस देकर आत्मनिर्भरता की बात करते हुए कंक्लूड कर दीजिए। एक परफेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। ये एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहती है, ग्रोथ वर्सेस प्रोस्पेरिटी। मतलब क्या देश की जीडीपी रैंकिंग का बढ़ते जाना ही असल विकास है, या विकास का मतलब हर एक नागरिक की समृद्धि और खुशहाली है? तो खबर क्या है, इंडिया की जीडीपी रैंक 4th से स्लिप होकर 6th पर आ गई है। पर अहम बात रैंक नहीं है, अहम बात यह है कि ये जो ग्रोथ दिख रही है ना, ये लोगों की इनकम बढ़ने से नहीं, बल्कि करेंसी के उतार चढ़ाव से हो रही है, और इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हो रही है। और इस असमानता को समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए, 23%। देश की पूरी आमदनी का 23% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। सोचकर देखिए, इसका मतलब क्या है? साफ है कि विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। ये क्या है? सिंपल भाषा में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ होने पर कितनी जॉब्स क्रिएट होती हैं। और भारत के केस में चिंता की बात यह है कि ये नंबर लगभग 0 है। मतलब इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, पर उसके हिसाब से जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, और इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। और ये टॉपिक यूपीएससी के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये एक अकेले टॉपिक से आपके कई पेपर्स कवर हो जाते हैं। GS1 में सोसाइटी, GS3 में इकोनॉमी,
ऐसे में विकास पर बहस और यहाँ तक कि एथिक्स में वेलफेयर और जस्टिस के सवाल सब इस एक टॉपिक से जुड़ते हैं। इकोनॉमिक एनालिस्ट दीपांशु मोहन इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं कि भारत की जीडीपी रैंकिंग में जो उछाल है वो करेंसी फ्लक्चुएशंस का नतीजा है, लोगों के अमीर होने का नहीं। ये कोड आप अपने मेन्स आंसर में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। एक और प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा जॉब्स दे सकता है, उसने 2011 के आसपास 12.8% की पीक ग्रोथ दिखाई थी। पर दुख की बात यह है कि उसके बाद से हम इस लेवल को शायद ही कभी छू पाए हैं। चलिए एक और एमसीक्यू, जॉबलेस ग्रोथ का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आखिर मतलब क्या है? बिल्कुल सही जवाब है बी। इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में, उसके प्रोपोर्शन में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। सिंपल। मेंस में इस बार एक क्रिटिकली एनालाइज वाला सवाल आ सकता है। इसमें आपको क्या करना है, पहले जीडीपी और प्रॉस्पेरिटी का फर्क बताइए, फिर डेटा यूज कीजिए जैसे वो टॉप 1% वाला डेटा, जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, और फिर मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसे सॉल्यूशंस देके एक सॉलिड कंक्लूजन लिखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और GS2 के दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हैं। पहला, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो सीधा सीधा हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर एक सवाल है, और दूसरा मालेगांव ब्लास्ट केस, जो हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के काम करने के तरीके पर उंगली उठाता है। तो पहले बात करते हैं पानी के विवाद की। महानदी नदी के पानी को लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आमने सामने हैं, और अब ट्रिब्यूनल ने दोनों को आपसी सहमति से मामला सुलझाने के लिए एक आखिरी मौका दिया है। संविधान इस बारे में क्या कहता है? यहाँ 2 एंट्रीज जरूरी हैं। एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट में, जो राज्य के अंदर पानी के मामलों को देखती है, लेकिन एंट्री 56 है यूनियन लिस्ट में, जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों से बहने वाली नदियों पर यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है। और याद रखिएगा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन लिस्ट ही मानी जाएगी। अब मालेगांव केस की टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी कहानी बताता है। 2006 में ब्लास्ट हुआ, शुरुआत में 9 मुस्लिम लोगों को पकड़ा गया, फिर 2011 में NIA आई और उन्होंने 4 हिंदू लोगों को नया आरोपी बनाया। लेकिन उसके बाद सालों तक जांच चली और किसी भी ग्रुप के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, और नतीजा पूरे 20 साल बाद केस अनसॉल्व्ड ही बंद हो गया। तो ये दोनों ही मामले यूपीएससी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि नदी विवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कोर कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है, और मालादाऊ केस वो तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जस्टिस में देरी, इन सब कोर GS2 टॉपिक्स को एक साथ सामने लाता है। अगर हम मालेगांव केस को एनालाइज करें तो हमारे सिस्टम की फेलियर्स साफ दिखती हैं। स्टेप 1, शुरुआती जांच में फोर्स्ड कन्फेशंस का आरोप लगा। स्टेप 2, एजेंसी बदली, एक नई थियोरी आई, पर एविडेंस कमजोर था। स्टेप 3, जब मामला कोर्ट में गया तो सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया। और आखिर में स्टेप 4, जस्टिस डिनाइड, 20 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला। चलिए आज का आखिरी MCQ सवाल है, इंटरस्टेट रिवर्स पर कानून बनाने की पावर किसके पास है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, ऑप्शन बी, भारत की संसद। और ये पावर यूज आर्टिकल 262 से मिलती है। मेंस में एग्जामिनर इन दोनों मुद्दों को जोड़कर एक सवाल बना सकता है जो गवर्नेंस के चैलेंजेस पर फोकस करेगा। आपको अपने आंसर में ट्रिब्यूनल्स की समस्याएं जैसे कि डिले और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की समस्याएं जैसे कि कोऑर्डिनेशन की कमी, दोनों को डिस्कस करना होगा। और फिर आखिर में परमानेंट ट्राइब्यूनल और पुलिस रिफॉर्म्स जैसे सॉल्यूशंस देने होंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। विकास का असली मतलब आखिर है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी GDP रैंकिंग्स और नंबर्स, या फिर एक आम आदमी की खुशहाली? इस पर सोचिएगा जरूर। इस पूरी डिस्कशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। याद रखिएगा, UPSC में सफलता के लिए रोज रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।